हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मैं आज फिर से नया लेक्चर लेके आया हूं और वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे कम्पिटिटिव लेवल में आ चुके हैं। चाहे आपका पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी हो, और चाहे कई सारी चीज़ें हों। दोस्तों, मेरा कुछ कहने का आशय आप समझिएगा कि यहाँ रूरल एरिया होते हुए हमारे जो नेटवर्किंग है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें टेक्निकल तरीके से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब है ना, उसमें स्ट्रीमिंग नहीं हो। सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा हमको, फिर हम बात करेंगे, क्लियर करेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, चलिए देखो, लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस document, and here is our PDF। चलिए, कुछ 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, और उन 30 क्वेश्चंस में से आपको एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, बने रहेंगे हमारे साथ, अंत तक बने रहेंगे। और ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। अब मेरी जो फोटो है वो आपको नहीं दिख रही होगी। चलिए यहाँ से देखो, अब अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की जिसमें थर्ड क्वेश्चन अपने पास था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा था, एक सेकेंड, कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या है? सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। क्लियर? क्या होता है? न्यूटन होता है। और जूल किसकी एसआई यूनिट है? एनर्जी की है, वर्क की है। ठीक है, पास्कल किसकी है? प्रेशर की है। वॉट किसका है बेटा? पावर का है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। आप यहाँ पे आपने सारी चीजों को कवर अप किया है। ठीक है, यहाँ पे सभी चीजों को हमने कवर अप किया है और सारी चीजों को आपको बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मिरर
इज यूज्ड इन व्हीकल एज रेयर व्यू मिरर। मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसको हम यूज करते हैं पीछे की चलने वाली गाड़ियों में, मतलब गाड़ियों में पीछे का दिखता है उस वाले व्हीकल में, मतलब उस वाले जो सिलेंडर मिरर है उसमें कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर एक और चीज बताऊं कि आप अगर देखें तो आपको एक वहां पे वार्निंग लिखी मिलती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, इस तरीके से लिखा मिलता है। तो ये होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपकी सारी उसकी वाइडर व्यू होता है और उसमें चीजें वास्तविकता से छोटी बनती हैं। ठीक है, वास्तविकता से छोटी बनती हैं, ये बातें आप याद रखिएगा। जब भी कोई गाड़ी में जो पीछे का शीशा होता है, मींस मिरर होता है, दर्पण होता है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ध्वनि किसके द्वारा जो है, ध्वनि जो है वो किसके द्वारा ट्रेवल नहीं कर सकती है, किस में होकर ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो होती है वह एक मैकेनिकल वेव होती है। ये एक हम कहें कि मैकेनिकल वेव है, यानी कि जो जिस ऐसी किरणें या ऐसी तरंगें जो किसी मतलब मीडियम के सहारे चलती हैं। ठीक है, तो वहां पर वो चीज क्या है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, तो इट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। सो ये हमेशा सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही प्रोपोगेट कर पाएंगी, है ना। सॉलिड स्टील है यहाँ पे, एयर एक गैस है और वाटर एक लिक्विड है। सो ये वैक्यूम में बेटे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। क्योंकि ये और वाटर वेव्स, पानी की पानी की तरंगें और साउंड की तरंगें, ये होती हैं मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल। तो वहां पे वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम में जैसे स्पेस में कोई इंसान होता है, वो कितना भी चिल्लाता रहे उसको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, वो साउंड दूसरे को नहीं सुनाई देगी। क्लियर है, बात समझ पाए, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीजों को समझ पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव 7, विच लॉ एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर फ्लाइंग ऑफ रॉकेट। मतलब रॉकेट को उड़ने पर कौन से नियम लगते हैं, रॉकेट उड़ेगा तो वहां पे कौन से नियम काम करेंगे। न्यूटन का पहला नियम लगेगा, है, न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। यहाँ पे आप समझिए कि जब रॉकेट लॉन्चिंग या मिसाइल लॉन्चिंग की बात होती है तो यहाँ पर कुछ न्यूटन्स के लॉ काम करते हैं, और वहां पे कंजर्वेशन, है ना, ऑफ मोमेंटम भी काम करता है। क्या काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम कर रहा होता है। तो ऐसी बातों में आपके दोनों लॉस काम करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संरक्षण संवेग का संरक्षण नियम भी काम करता है। ठीक है, बातें समझ आ गई, है ना, बातें एकदम क्लियर हो गई, पानी के तरीके से, शीशे के तरीके से साफ हो गई। तो हम आगे की तरफ बढ़ें, हम बढ़िया से पढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें कह रहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरीके से, ये तो गलत क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये एकदम समझ आ गया होगा सारे बच्चों को, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन के लिए, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो वहां पर आपको समझना होगा कि जब रॉकेट लॉन्चिंग होता है तो वहां पर गैस का इमिशन होता है डाउनवर्ड, और रॉकेट का मोशन होता है अपवर्ड। तो ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को अपोज करते हैं, और ये दोनों दूसरे को मतलब मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर ये दोनों इक्वल होते हैं। सो वहां पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ, ये एक सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सबस्टेंस। मतलब ब्रह्मांड में या हम प्रकृति में देखें तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन होता है।
लोहा होता है, आयरन दिया गया है, डायमंड दिया गया है। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको और चीज़ें मिलेंगी, जिसमें ग्रेफाइट दिया गया है। ग्रेफाइट होता है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अपर रूप होता है कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डी दिया गया है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक सॉलिड का फॉर्म होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हार्डेस्ट जो सबसे ठोस जो नेचुरल ऑकरिंग सबस्टेंस है वो होता है डायमंड, है ना। हीरा जो है वो सबसे ज्यादा एक ऐसा हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर हम बात करें ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम बात करें ये यहाँ पर TIR रिफ्लेक्शन भी होता है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और डायमंड का जो यहाँ पे अगर कुछ चीजें को देखें तो ये एक पॉइजनस सबस्टेंस होता है, पॉइजनस सबस्टेंस होता है, जहर के तरीके से काम करता है। और ग्रेफाइट जो है ये भी एक कार्बन का रूप है। इसके अलावा C60 होता है, वो भी एक कार्बन का रूप होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चीजें आगे बढ़ें, समझ आ रही चीजें? तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करिए, है ना। वहां से सारी चीजें एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ चीजों को और भी बढ़िया तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका रुझान रहेगा इसी तरीके से तो वहां से हम सभी बातों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ से आपके पास अब यहाँ पे और भी बातें हैं, देखो। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, पौधों में हरा रंग किस वजह से होता है? पौधों में बेटे हरा रंग किस वजह से होता है? ए ऑप्शन आपके पास है क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाने वाला, पत्तियों में दोस्तों होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब हरित हरि हरित लवक होता है। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का यहाँ पे पाया जाएगा, क्लोरोफिल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। और पत्तियां हरे रंग होने की वजह से यहाँ पे होती हैं हरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, हरित लवक है, जो यहाँ पे इसको खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, तो वो एक क्लोरोफिल कंपाउंड होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसी का एक रूप है। तो अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, ये वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो किसी भी प्लांट में पाए जाते हैं। जाइलम बहुत जालिम होता है और ये केवल पौधे को पानी देता है। क्या देता है? पानी देता है। और फ्लोएम, है ना, फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम एक ऐसा वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है प्लांट की। तो यहां से अगर हम बात करें, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल, है ना, ड्यू टू द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। पत्तियां जो हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट हैं वो खाना बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखो, दूसरी चीजों को देखें, समझें बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो यहाँ से अगर आप समझ सकते हो तो काफी सारी चीजें हैं अपने पास, जिसमें कह रहा है विच गैस, है ना, कह रहा है कि विच गैस इज, यहाँ से आपसे कह रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है ना, कौन सी ऐसी गैस है जो यूज की जाती है बैलून्स में।
बैलून आपने देखा होगा, बैलून को जब आप छोड़ देते हो तो वो ऊपर की तरफ उड़ते चले जाते हैं, हवा में उड़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हवा से हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन से अगर हम गुब्बारों को भर देंगे, H2 से भर देंगे, तो यहाँ पर वो जो गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ने लगेंगे, ऐसा। ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये अबंडेंट फॉर्म ऑफ गैस है, 78% में पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। और हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो मान है किसके लिए, प्योर वाटर के लिए, तो वो 7 होता है, क्योंकि ये प्योर एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, एक उदासीन कंपाउंड होता है। तो पानी का जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर वर्षा का पानी भी होता है, और इसका पीएच वैल्यू जब देखते हैं तो वो 7 आता है। क्लियर हो गई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव, देखो, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, मतलब नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन में कह रहा है एसिटिक एसिड होता है क्या, बी ऑप्शन में कह रहा है सिट्रिक एसिड होता है, सी ऑप्शन में कह रहा है लैक्टिक एसिड होता है, और डी ऑप्शन में कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पर अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू के पास होता है, या नींबू के जैसे खट्टे फलों में आपको पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। क्लियर? आपसे कहा जाएगा वहां पे होता है सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, और स्पेशली जो मौसमी है, लेमन है, इसके अलावा हम बात करें जितने भी ऑरेंज है, क्लियर, नारंगी है, संतरा जिसको कहते हैं, उन सभी में हमारे पास सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और इनमें विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड हमेशा हमेशा एक ऐसा एसिड है जो वीक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना। और इसको पाया जाता है ये सिरके के अंदर, वेनेगर के अंदर। ठीक है। सिरके के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बेटा दूध में पाया जाता है ना, मिल्क में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड की, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? टमाटर में मिलेगा। ठीक है। टोमेटो में होता है। और अगर हम चींटी की बात करें तो वहां पर होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये सब कुछ एसिड्स थे जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में कह रहा है कंबशन, जलने का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है, या न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें आयरन की रस्टिंग की, तो ये दोनों ही तरीके के एग्जाम्पल हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है आयरन की रस्टिंग, या अगर हम बात करें फिजिकल केमिकल चेंज में तो ये केमिकल चेंज है। और अगर हम बात करें इसमें तो ये देखो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से फेरस, ऑक्सीजन और H2O पानी, तो यहाँ पे बन जाता है Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की यहाँ पे गेन हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर ऑक्साइड्स बना लेता है आयरन, क्या बना लेगा, जंग लग जाएगी आयरन में, और ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, और ऑक्साइड फॉर्म करने पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो होती है वो होती है N2O। ठीक है। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस होती है। लाफिंग गैस जो है दोस्तों, आपको अगर लाफिंग गैस आपने इनहेल कर ली तो आपकी जो मसल्स हैं वो ऐसा लगेगा, जो चेहरे की मसल्स हैं, आपके मुंह के स्पेशली जो मसल्स हैं, वो बेटे ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हो, है ना। लेकिन वो कांटेक्ट हो जाती हैं, वो ऐसे शेप बना लेते हैं कि आपको हंसना ही लगेगा, आप हंसते ही रहोगे। लाफिंग गैस क्यों कहलाता है? क्योंकि हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जब ये इनहेल कर ली जाती है तो व्यक्ति की जो मुंह की मांसपेशियां हैं वो एक्सपेंड करने लगती हैं, जिससे लगता है कि वो हंस रहा है। क्लियर? ऐसा नहीं होता कि वो हंस रहा होता है। ठीक है।
ऑक्सी O3 की बात करें तो ये ओजोन का फॉर्मूला है, ओजोन का मॉलिक्यूल है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 मतलब नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, थोड़ा सा समय देंगे, है ना। चलिए, चलो, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, दैट लिक्विड, सारे मेटल लिक्विड नहीं होते, जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट फ्यू आर लिक्विड। मीन्स वहां मरकरी जो है, पारा जो Hg है, इसको हम Hg से डिनोट करते हैं। मरकरी जो है वो पारा होता है, और पारे को जब हम किसी भी मींस लिक्विड टेम्परेचर पर देखते हैं तो वो लिक्विड होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर देखते हैं दोस्तों तो वो लिक्विड होता है। ठीक है, लेड जो है एक पॉल्यूटेंट है, Pb। ठीक है, Pb से बात करें कि ट्रांसपोर्ट्स में जो हवा मींस पॉल्यूट करती है वो लेड ही है। जब किसी भी इंजन में पेट्रोलियम का जो वहाँ पे इंजन का कम्बशन होता है, पेट्रोलियम का कम्बशन होता है इंजन के अंदर, तो वहाँ पे धुआं निकलता है और धुएं के साथ लेड की मात्रा निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर वो है Ag। ठीक है, सोडियम जो है Na। क्लियर, सोडियम Na सॉल्ट बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव 15। सो विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। सो यहाँ पे पेंसिल का जो निब आपने देखा है वो काला काला होता है, और उसको काले क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रेफाइट से बना होता है, और वो सॉफ्टी होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, वो लिखने के काम आता है। ग्रेफाइट से बना होता है, और ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिसाइड ये एक नॉन मेटल है, फिर भी वो एक मतलब क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज उसके अंदर जो लैटिस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो सारे लैटिस में घूमता रहता है, और वहां से जो ग्रेफाइट है वो बेटे एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक एक मोस्टली रिएक्टिव मेटल है। और सिलिकॉन की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में जर्मेनियम के साथ यूज किया जाता है। लेड के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, अगर अभी तक आपको सेशन समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करना है, और साथ ही साथ इसके अदर जो क्वेश्चंस हैं, अदर सीरीज हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर करेंगे। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, और उसमें CaSO4.2H2O। जिप्सम मींस, जिप्सम होता क्या है, सीमेंट में एक मौजूद होता है एक कंपाउंड जिसको हम जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम कभी बेसिकली क्या करता है, दो चीजों को, पत्थर को जोड़ देता है, और बेसिकली वो फाउंडेशन में हेल्प करता है, घरों में जो यूज करते हैं ना सीमेंट, उसके अंदर जिप्सम होता है। CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला है। और ये CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। NaCl सोडियम क्लोराइड है। और अगर हम बात करें KNO3 की, तो पोटेशियम नाइट्रेट है ये। क्लियर, तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एसिड इज यूज इन बैटरीज। सो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन बैटरीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एसिटिक एसिड हमारे एथेनोइक एसिड को कहा जाता है। और ये हमारे बेसिकली जो वाइन्स होते हैं, जो मतलब सिरका है, वेनेगर है, उसके अंदर यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, ये एक मींस हाईली रिएक्टिव एसिड होता है। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, H2SO4, ये बैटरीज में तेजाब के तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलपीजी मेनली कंटेन्स, एलपीजी मुख्यतः बनी होती है किस किस से, ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी होती है।
ब्यूटेन और प्रोपेन दो कंपाउंड होते हैं, इनसे बनी होती है एलपीजी, ठीक है। और मिथाइल परकैप्टन एक इंपॉर्टेंट गैस होती है, बट वो थोड़ा पॉल्यूटेड होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन से एलपीजी बनी होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये डोमेस्टिक फ्यूल्स में यूज की जाती है। चलें आगे बढ़ें, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है विच नोबल गैस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड्स होते हैं उनमें कौन सी गैस को यूज किया जाता है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है या क्रिप्टॉन है, ठीक है। तो कौन सी गैस का यूज हम करते हैं उसके यूज में, ठीक है। तो आप ये चीज बताएंगे, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। क्लियर, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलें, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है 6। क्लियर, 6 होता है एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखो, 21 क्वेश्चन वी हैव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, Q डिवाइडेड बाई टी बराबर होता है I। और यहाँ पे हम Q डिवाइडेड बाई टी मतलब कितना करंट कितने समय में, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं करंट, या सिंपली इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका ऐसा ही यूनिट होता है जो यहाँ पे पूछा गया है, वो होता है हमारा एम्पियर, है ना। कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। और जनरली वो एक नंबर में आपसे हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन करिए, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है सर एंड्री मैरी एम्पियर। इन्होंने बेटे करंट का कंसेप्ट दिया था, करंट को खोजा था, तो ये इन्हीं के ऑनर पे देने के लिए एम्पियर्स का नाम रख दिया इसकी एसआई यूनिट का, ठीक है। बात समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन। कार्य करना कब कहलाता है, जब फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। ओके, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी टू अ सर्टेन position. Clear? In when force is applied in the direction of motion, then work is said to be done. Okay, body is at rest, नहीं कोई सी वर्क डन नहीं होगा, यहाँ तो जीरो वर्क डन होगा। फोर्स इज अप्लाइड, ये एक अधूरी बात है। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे नहीं लगता है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आप देखो ध्यान से समझो। नेक्स्ट आपके पास है विच कलर ऑफ लाइट हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। मतलब किस किस कलर की स्पेक्ट्रम बनता है, 7 रंग उसमें बनते हैं, सतरंगी होती है दुनिया, ठीक है। 7 रंग होते हैं, विवग्योर होता है, विवग्योर, ठीक है। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ना, स्कैटरिंग है, वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये सबसे ज्यादा मीन्स दिखता है दूर तक, ट्रांसपोर्ट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो आपके पास कह रहा है विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरेटर या डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोटर है वो भी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तब अभी क्या पूछा, अभी हमसे पूछा मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन सा यंत्र है, तो ये जनरेटर है, बेसिकली जनरेटर है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड, विच मेटल इज यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सो टंगस्टन जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फिलामेंट में यूज करते हैं। जो फिलामेंट बल्ब है टंगस्टन बेटे, बेसिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहां पर अगर हम बात करें टंगस्टन की, तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। तो जितना भी ये जलता रहे बट ये टूटता नहीं है ना। ये एक बात समझ आई होगी। जो थॉमस अल्वा एडिसन साहब हैं, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और 93
93 एलिमेंट को टेस्ट करने के बाद इनके टंगस्टन के हाथ में आया था। और टंगस्टन बेटे एक ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, ये एक बेसिकली मेटल है और इसको हम यूज करते हैं, टंगस्टन को यूज करते हैं फिलामेंट बल्ब के जो मींस क्या है, फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। और ये अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में काम आता है, ठीक है, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 वी हैव, हु डिस्कवर्ड एक्सरे। एक्सरे जो है वो किसने डिस्कवर किया। एक्सरे बेटे अगर हम बात करें एक्सरेज की, तो एक्सरे बेसिकली जो है ईएम वेव का हिस्सा होता है। ईएम वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का हिस्सा होता है। और WH रोन्टजन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर WH रोन्टजन या WK रोन्टजन भी कहते हैं इसको, है ना, इनका नाम है WK रोन्टजन या WH रोन्टजन। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, एक्सरे की डिस्कवरी की थी। एक्सरे हमेशा बेसिकली जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली जो एक्सरे क्लिनिक्स में होते हैं, हमारे मेडिकल इंडस्ट्रीज में होते हैं, वहां से चीजें आप समझ पा रहे होगी, क्लियर कर पा रहे होगे सारी चीजें। चलिए रदरफोर्ड साहब की बात करें तो इन्होंने एटम का सेकंड मॉडल दिया था जिसको अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कहते हैं, या हम इसको, इन्होंने समझे, ध्यान से समझो, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। अगर हम बात करें, इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन के साथ साथ जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम जे थॉमसन साहब की बात करें तो ये भी एटॉमिक मॉडल के प्रणेता रहे हैं, है ना, फर्स्ट फाइंडर। तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया था जे थॉमसन साहब ने। माइकल फराडे साहब की बात करें तो इनका जब फराडे मतलब फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम आता है, नाम आता है, तब माइकल फराडे की बहुत चर्चा होती है। ट्रांसफॉर्मर्स के कपलिंग की बात करें, ट्रांसफॉर्मर्स की म्यूचुअल कंडक्शन और सेल्फ कंडक्शन की बात करते हैं, या लॉ ऑफ माइकल मींस लॉ ऑफ मींस फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, तो वहां से इनका नाम बहुत चर्चा में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज के है। हर्ट्ज को हम HZ से मापते हैं। मतलब यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, है ना, एक एक सेकेंड में वह कितना कंपन करती है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। और आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, जूल होता है वर्क या एनर्जी का ऐसा यूनिट, और डेसिबल होता है शोर की तीव्रता का ऐसा यूनिट, ठीक है। डेसिबल होता है इंटेंसिटी का, लाउडनेस का, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 28, दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद और फिर ये सेशन समाप्त हो जाएगा। विच रेडिएशन हैज हाईएस्ट एनर्जी। कौन सा रेडिएशन है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो अगर गामा रेस की बात करें तो ये एक रेडियो एक्टिव किरणें हैं। रेडियो एक्टिव किरणें में अगर हम बात करें, रेडिएशन है एक तरीके का। गामा रे जो है रेडियो एक्टिविटी में जो तीन रेज हैं, गामा रे, एक्स रे, सॉरी मीन्स अल्फा बीटा और गामा रे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा रे, गामा रे में जो हाईएस्ट एनर्जी है, इमिशन अगर हम देखते हैं तो उसके बिहाफ पर हम गामा रे को सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे रेडिएशन होता है। और नागासाकी और हिरोशिमा जैसे देशों में अभी भी बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, है ना, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक DNA स्ट्रक्चर्स भी बदल गए हैं लोगों के। इंफ्रारेड रेज हमारे रिमोट सेंसर्स में काम आती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं वहाँ पे परावैंगनिक किरणें होती हैं। एक्सरे जो है वो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बेटे हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। और इन्होंने बताया कि जी का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.673
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो वहां से अगर हम बात करें तो हेनरी कैवेंडिश साहब पहले एक वैज्ञानिक हुए, पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस वैल्यू को डिटरमाइन किया था। तो जी की वैल्यू को डिटरमाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कैवेंडिश साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। अगर हम आइंस्टाइन साहब की बात करें तो आइंस्टाइन साहब का जो एनर्जी मास इक्वेशन होता है वो एक चर्चित विषय रहा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चर्चित विषय रहा है। मैक्सवेल साहब की बात करें, क्लार्क मैक्सवेल जो है वो यहाँ पे कई सारे जो मैग्नेटिज्म में थ्योरीज हैं वहाँ पे बात करते हैं, है ना। राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाइए, मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है थ्योरी में, आप देख लीजिए जाके। अगर हम बात करें न्यूटन की तो न्यूटन जो है फादर ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है इनको। तो ये कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिनको मैं सत सत नमन करता हूँ। इन्हीं की वजह से हम आज साइंस पढ़ पा रहे हैं और बढ़िया तरीके से सीख पा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपने सेशन का। Who gave the law of electrolysis? Who gave the law of electrolysis? इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ किसने दिया? जो माइकल फराडे हैं, इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज डिस्कस करे हैं। Hope that this session would be useful to you, all of you, and do not forget to subscribe, like, and share to your friends. And meet you in the next lecture. Till then, take care. जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।